Hello everyone. Now starting with ecology chapter 4, and in this chapter we will discuss about different type of environmental related issues. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्ट की, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और एक हम डाटा पढ़ेंगे कि जब एयर एक्ट को अमेंडेड किया गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आपको जो है ईयर अच्छे से लर्न करने हैं। The first one is Water Act, Water Prevention and Control of Pollution Act. This act came in 1974, जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, दे आर गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे. सो टू कंट्रोल pollution in water bodies, Water Act came in 1974. जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ी, हमें लगा कि वाटर ही अकेला ऐसा रिसोर्स नहीं है जो पोल्यूट हो रहा है. दिस एयर क्वालिटी इज ऑल्सो डिग्रेडिंग डे बाय डे. सो देन कम्स एयर एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में. 1981 में एयर एक्ट आने के बाद 1987 में एयर एक्ट को अमेंडेड किया गया. अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन. और उसमें क्या चेंज किया गया? उसमें चेंज किया गया कि जो हाई लेवल ऑफ साउंड है, दैट इज नॉइज, दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट. नॉइज को भी, शोर जो है, तेज़ आवाज़ जो है, उसको भी एज ए पोल्यूटेंट मान लिया गया 1987 में. इसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, क्योंकि तब तक हम जान चुके थे कि एयर और वाटर के साथ साथ सॉयल को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was aimed at to improve quality of air, water and soil. Pollution means undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, लैंड, वाटर और सॉयल. अगर एयर की जो क्वालिटी है, जितनी भी तरह का उसमें गैसेज हैं, कंपोजिशन है, वो चेंज होता है और कुछ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं, तो दैट विल डिग्रेड क्वालिटी ऑफ द एयर. इसी तरह वाटर के अंदर भी जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या सीवरेज वाटर का जो एडिशन है, उसकी वजह से वाटर की जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो रही है. इसी तरह सॉयल में अगर हम देखें तो लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर बीइंग यूज्ड, तो उससे सॉयल जो है, फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल रिसोर्सेज इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. वो एजेंट जो पोल्यूशन कॉज करते हैं उसे हम कहेंगे पोल्यूटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एयर की क्वालिटी डिग्रेड होना, डिटीरियोरेट होना. मेन रीज़न रहेगा इसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. इंडस्ट्रीज़ में या ऑटोमोबाइल्स हैं, कोल माइंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ fossil fuels are burned, and burning of fossil fuel produce different type of gases in the atmosphere. इसके बाद कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट से भी क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है. डे बाय डे लेवल ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. ये भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है. डिफरेंट एरियाज हैं जिनकी वजह से जो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है. अगर हम ह्यूमन के केस में देखें तो एयर पोल्यूशन से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगी. स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं, आईज में इरिटेशन हो सकती है. सो ये तो एनिमल्स में हो गया. इसके बाद अगर हम देखें, ये आगे हम पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, इसमें भी एंडलेस पॉइंट्स है. जैसे अगर हम बात करें कि अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय CO का कंटेंट ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है जो क्या होगा, कम होगा. एंड पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. और उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है.
और जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो धीरे 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 लंग एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जाकर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, तो उससे भी डिफरेंट टाइप ऑफ लंग डिजीजेज आर देयर। सो पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, की ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, मेनली जो है रेस्पिरेटरी डिजीज रहेंगी यहाँ पर। कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कार्सिनोजेनिक है, जैसे जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, जब फोसिल फ्यूल का इनकम्प्लीट बर्निंग होता है तो सम हाइड्रोकार्बन आर रिलीज, जैसे बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स भी हैं, एंड सम ऑफ दीज आर नोन एज कार्सिनोजेनिक, दे माइट कॉज कैंसर। इसके बाद प्लांट्स पे अगर हम देखें तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कम होगी और क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। पीछे हमने बात की 1981 में जो है एयर एक्ट आया था, 87 में नॉइज़ को भी इंक्लूड किया, तो हाई लेवल ऑफ साउंड की वजह से चिड़चिड़ापन होता है और रेस्टलेसनेस होती है। हो सकता है बुजुर्ग जो लोग हैं उनमें नींद की ना आने की प्रॉब्लम भी, और हियरिंग एबिलिटी जो है वो परमानेंटली इम्पेयर्ड भी हो सकती है। एसिड रेन का मतलब अगर रेन वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रस एसिड है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है, तो उससे क्या होगा कि पीएच ऑफ रेन वाटर डिक्रीजेस बिलो 5। तो इस तरह के रेन को हम क्या कहेंगे, एसिड रेन। और एसिड रेन भी एनिमल्स पे हार्मफुल इफेक्ट है, साथ में जो अपने मेटल्स हैं या मार्बल्स हैं, पेंटेड सरफेस है, उनको कोरोड्स, जैसे ताजमहल का एग्जांपल कई साल पहले आया था कि जो ताजमहल है वो कोरोड हो रहा है धीरे धीरे, जो उसका वाइट मार्बल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वाइट फ्रॉम ब्लैक, धीरे धीरे उसकी जो शाइनिंग है या जो उसका ब्यूटी है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फेंट हो रही है, डिमिनिश हो रही है। So these are some of the effects of air pollution. Now next we will discuss different type of substances which cause air pollution. So they are of two type, primary and secondary. Primary मतलब जो सबसे पहले as such release हुए हैं by burning of fossil fuel, अगर ये आपस में इंटरेक्शन करके कुछ दूसरे तरह के पोल्यूटेंट्स बनाते तो उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी। सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज होगी, अगर कंप्लीट कंबस्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड। पार्टिकुलेट मैटर बहुत छोटे साइज के जो है डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मोक के पार्टिकल्स हैं विच डू नॉट सेटल, एंड वो हवा के अंदर ही वेव करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, दे डू नॉट सेटल। इसी तरह जो है ब्रीदिंग के थ्रू वो हमारी एल्वियोलाई में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, जैसे नेचुरल हाइड्रोकार्बन में मीथेन और मार्श गैस, तो ध्यान रहे मार्श गैस भी अपने आप में एक एयर पोल्यूटेंट है। जो मार्श गैस का मतलब होता है मीथेन, और क्यों हम कह रहे हैं मीथेन को मार्श गैस, क्योंकि जो फ्लडेड वाटर बॉडी फ्लडेड कोई हैबिटेट है जिसमें वाटर लॉक्ड कंडीशन है, पानी खड़ा है, तो वहाँ एनारोबिक कंडीशन रहेगी, और एनारोबिक कंडीशन में जो बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करेंगे वो मीथेन गैस रिलीज करते हैं, तो मार्श गैस। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल से हमें मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड, और जो और बहुत सारे एग्जांपल है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, इसमें लॉट ऑफ केमिकल्स आर देयर एंड दे आर नॉन टू बी कार्सिनोजेनिक, दे आर सपोज टू कॉज कैंसर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये सभी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल जो इंडस्ट्रीज में या ऑटोमोबाइल्स में हम यूज करते हैं, उनकी बर्निंग से डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर बीइंग प्रोड्यूस। फ्लोराइड्स ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें जो टीथ हैं उनका एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा, मोटलिंग होगा और डीके होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी जो हैं एयर पोल्यूटेंट्स हैं विच आर रियली, अभी जो है यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज बैंड, लेकिन काफ़ी पीछे हमने इनको बहुत ज़्यादा यूज किया, तो दे आर स्टिल इन एटमॉस्फेयर, ये भी हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये भी हम एक यूनिक केस आगे हम पढ़ेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जहाँ पर मिथाइल थायोआइसोसाइनेट जो है लीक होने की वजह से बहुत सारा जो है लॉस हुआ था और बहुत सारी जो जानें हैं वो चली गई थी। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। नाउ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में सबसे पहला एग्जाम्पल है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है?
सनलाइट की प्रेजेंस में जब जो कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जो भी प्रोडक्ट्स निकलेंगे दे रिएक्ट विद सनलाइट, तो वहाँ पर एक जो है डेंस जो है अपीयरेंस होगा एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉग। स्मॉग को हम कॉमनली ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहेंगे। दो तरह की होती है मेनली स्मोक, क्लासिकल और लंदन स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल और लंदन स्मोक क्या होती है? इट अक्कर एट लो टेम्परेचर और जनरली इसमें सल्फर गैसेज होंगी। स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है, इसका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है। और क्लासिकल और लंदन स्मोक में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एब्सेंट होते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक इज लॉस एंजल्स स्मोक बिकॉज वंस एट ए टाइम दे वर ऑब्जर्व इन दिस सिटी, इसलिए हम इनको लंदन स्मोक या लॉस एंजल्स स्मोक कह रहे हैं। फोटोकेमिकल स्मोक ग्रे और येलोइश ब्राउन ओपेक होती है और इस स्मोक के अंदर जो है ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होगा। क्लासिकल स्मोक में रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है और इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जैसे ओजोन है, PAN स्टैंड फॉर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, aldehydes and phenols. So secondary pollutants like ozone, PAN, aldehydes and phenols are present. So this is secondary air pollutant. Particulate matter प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। पार्टिकुलेट मैटर हम कहेंगे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉयल, केमिकल्स, स्मोक, डस्ट और एलर्जेंस, दे आइदर इन फॉर्म ऑफ गैस और सॉलिड। एयर के अंदर ही ये मूव करते रहते हैं, दे डू नॉट सेटल, और एयर के थ्रू ही धीरे 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 हमारी एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेस्पिरेटरी एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, डैमेज टू द लंग। और एल्वियोलाई के अंदर जो है फाइब्रोसिस हो सकता है जिसमें इलास्टिक टिश्यू इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस टिश्यू, इरिवर्सिबल चेंज है और धीरे धीरे लंग को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, इट विल रिजल्ट इन डेथ। जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट जो स्मोक होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और इनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के अकॉर्डिंग जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे हैं वो सबसे ज़्यादा हार्म कॉज करेंगे ह्यूमन को। सो 2.5 माइक्रोमीटर और लेस साइज के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन। एरोसोल इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स में विच आर सस्पेंडेड इन द एयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर दो डिवाइस पढ़ने वाले हैं, वन इज स्क्रबर एंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब जो स्मोक स्टैक्स हैं, स्टैक्स का मतलब होता है चिमनी, थर्मल पावर प्लांट की चिमनी है या जो स्मेल्टर्स हैं जहाँ पर स्मेल्टिंग का काम होता है, वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? particulate matter and gaseous air pollutants like sulfur dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen, ozone etc. सो जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, जैसे हमने दो एग्जांपल लिए हैं, थर्मल पावर प्लांट एंड स्मेल्टर्स के जो एग्जॉस्ट हैं दे विल रिलीज dirty air having particulate matter and different type of gaseous pollutants like sulfur dioxide, carbon monoxide, oxides of nitrogen and ozone। इनके अलावा दो हार्मलेस गैस भी रिलीज होती हैं जिसमें एक का नाम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हार्मलेस गैसेस कौन कौन रिलीज हो रही हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। Now, device for controlling particulate matter. Electrostatic precipitator most widely used डिवाइस है जो पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करती है फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट।
99% जो पार्टिकुलेट मैटर हैं दे कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये यहाँ देखिए, ये जो स्मोक है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर हैं और ये जो स्मोक है वो डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं होगा। पहले ये स्मोक किसके थ्रू पास होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू। 99% जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव कर सकता है। जिन पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से रिमूव नहीं हो पाएंगे। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो प्रिंसिपल है क्या है उसमें, इसमें इलेक्ट्रोड वायर होती हैं दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वॉट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैज इलेक्ट्रोड वायर्स जो कई हजार वोल्ट्स पर मेंटेन्ड होती हैं एंड दीज इलेक्ट्रोड्स विल रिलीज कोरोना एंड कोरोना विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड वायर हैं प्रोड्यूस कोरोना, कोरोना रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स डस्ट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेंगे और डस्ट पार्टिकल को कैसा चार्ज देंगे? नेगेटिव। सो इलेक्ट्रोड वायर की वजह से डस्ट पार्टिकल इज गेटिंग नेगेटिव चार्ज। अब इसमें जो है कलेक्शन प्लेट लगाई हुई होती हैं, दीज कलेक्शन प्लेट्स विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल। ध्यान क्या रखना है हमें कि जो एयर का मूवमेंट है, वेलोसिटी ऑफ एयर है, वो सफिशिएंटली स्लो होना चाहिए ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो किसके कांटेक्ट में आए? एयर के कलेक्शन प्लेट के कांटेक्ट में आए, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आएंगे वो यहाँ पर चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे एंड एयर जो है वो विदाउट पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से बाहर आ जाएगी। सो जो इसका प्रिंसिपल है उसमें क्या है? इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर जो कई थाउजेंड वोल्ट्स पर मेंटेन्ड हैं। दीज इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूस कोरोना एंड कोरोना रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स बाइंड विद डस्ट पार्टिकल एंड गिव देम नेट नेगेटिव चार्ज। तो डस्ट पार्टिकल के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रोड वायर। कलेक्शन प्लेट यहाँ पर लगाई हुई हैं, जैसे ही एयर जो है यहाँ से मूव करेगी नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे एंड दे गॉट अटैच्ड विद कलेक्शन प्लेट। ध्यान हमें यहाँ रखना है कि वेलोसिटी ऑफ द एयर क्या होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो किसके कांटेक्ट में आए? ग्राउंड कलेक्शन प्लेट्स के, और एयर जो है वो क्लीन होने के बाद बाहर निकल आए। अगर मान लीजिए ये कोई इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है और इसको हमने डायरेक्ट एयर में रिलीज करने की बजाय किससे कनेक्ट किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करना बंद कर देता है तो एयर विदाउट क्लीनिंग ही एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा? एयर पोल्यूशन। सो दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड डिवाइस टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। दूसरा जो डिवाइस है वो हम पढ़ेंगे स्क्रबर। स्क्रबर क्या है? स्क्रबर जो है वो रिमूव करेगा गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को एग्जॉस्ट से रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्क्रबर। इसमें क्या है कि जो डर्टी एयर है दैट इज पास्ड थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। यहाँ पे वाटर और लाइम का मूवमेंट है और जब ये एयर यहाँ से पास होगी तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, यहाँ पर वाटर के अंदर ही रह जाएगा और एयर क्लीन होकर कहाँ चली जाएगी? बाहर। सो 2 डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। हालांकि इसके अलावा और बहुत सारी भी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है पार्टिकुलेट मैटर के लिए और ये है गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स के लिए। In last slide we discussed about control of air pollution which is controlled by industries। जैसे अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या स्क्रबर का जो यूज है वो हम इंडस्ट्रीज में करेंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी आर एबल टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन विच इज कॉज्ड बाय
ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स की वजह से जो एयर पोल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहला कि अपने ऑटोमोबाइल की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए। जो भी पेट्रोल या डीजल हम यूज़ करेंगे दैट शुड बी लेड फ्री, यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल। ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्री प्लांट कर सकते हैं, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बिकॉज जो ट्रीज हैं दे विल टेक CO2 फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। रिड्यूसिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये जस्ट हमें सेंसिटाइज करना है लोगों को कि हमें कम से कम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं कि जैसे अगर आप ऑफिस में आप पास पास रहते हैं और एक ही जगह ऑफिस जा रहे हैं तो आप कार पूल कर सकते हैं। वीक में 1 या 2 दिन आप कार की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। कहीं थोड़ी दूर के लिए जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। सो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आर देयर, जिससे आप फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करेंगे तो एयर पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। इसके बाद यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल। कैटालिटिक कन्वर्टर अगर व्हीकल के अंदर हम इक्विप्ड करते हैं तो क्या होगा, जो भी हार्मफुल गैसेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, पेट्रोल या डीजल के बर्निंग से रिलीज हो रही हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है हार्मफुल गैसेस को किस में कन्वर्ट करना, हार्मलेस गैसेस में। पर हम पढ़ेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर बर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू CO2 एंड वाटर। जैसे हमने पीछे बात की, कई बार हाइड्रोकार्बन अनबर्न्ड रह जाते हैं। जो भी फॉसिल फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो प्रॉपरली बर्न्ड नहीं होते और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रिलीज होंगे, जैसे बेंजल्डिहाइड है, कुछ डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है इन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को एयर में रिलीज नहीं करेगा। जब एयर इसके थ्रू पास होगा, जो एग्जॉस्ट है इंजन का वो कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू पास होगा, तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाते हैं CO2 एंड वाटर में। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के दौरान रिलीज हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब जो कैटालिटिक कन्वर्टर हैं वो हार्मफुल सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हार्मलेस सब्सटेंसेस में। लेकिन एक दिक्कत है इनमें कि ये कॉस्टली हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर आर कॉस्टली। क्यों? क्योंकि इनमें हम रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, टॉक्सिक मेटल्स जो हम यूज कर रहे हैं एज ए कैटालिस्ट। कैटालिटिक कन्वर्टर नाम से याद रखना, कन्वर्टर मतलब कन्वर्ट करने वाला, हार्मफुल गैस को किस में, हार्मलेस गैस में। कैटालिटिक मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी है किसकी, रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट हार्मफुल सब्सटेंस इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है कि जिन व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है उन व्हीकल्स में हमें लेड फ्री पेट्रोल या डीजल ही यूज करना है। क्यों? बिकॉज जो लेड है वो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, लोस्ट कर देता है। सो रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम are not able to work in presence of lead. So जिन व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर इक्विप्ड है उनमें हमें क्या यूज नहीं करना है, leaded petrol. So unleaded petrol should be used because lead will inactivate catalyst. नॉइज एक्ट केम इन 1987। एयर एक्ट को एक्चुअली अमेंडेड किया गया 1987 में, और जो जितने डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट है उनके साथ नॉइज को भी एयर पोल्यूटेंट मान लिया गया 1987। नॉइज मीन्स अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। अब मान लीजिए बहुत तेज़ आवाज़ है तो सीधी सी बात है कि कुछ लोगों को तो ये अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपका इवन मूड ही ऑफ, आप बीमार नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है कि आप बीमार हैं, आप बीमार नहीं, आपका मूड ऑफ है तो भी आपको वो आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड विद माइंड, चिड़चिड़ापन होना या रेस्टलेसनेस होना या नींद नहीं आना। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं कि जैसे अगर बहुत हार्ट बीट तेज़ होना
ब्लड प्रेशर बढ़ना, सो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और जो है इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगर बहुत तेज़ डेसिबल की जो साउंड है वो लगातार आपके कानों में आ रही है तो आपका ईयर ड्रम परमानेंटली डैमेज हो सकता है और हियरिंग एबिलिटी आपकी परमानेंटली इम्पेयर्ड हो सकती है। सो 150 डेसिबल और मोर इंटेंसिटी की जो साउंड है दैट मे डैमेज ईयर ड्रम। साउंड जो है हाई लेवल ऑफ साउंड, अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड और नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि जो हाई लेवल ऑफ साउंड है दैट इज़ ऑल्सो ए एयर पोल्यूटेंट एंड दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग अवर लाइफ। तो यहाँ पर हमें लोगों को सबसे पहले समझाना है कि ज़्यादा जो है डेसिबल की जो साउंड है उसका यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट अपने लेवल पर क्या कर रही है, सम हॉर्न फ्री जोन्स आर एस्टेब्लिश्ड। हॉर्न फ्री जोन मतलब वो एरिया जिनके आसपास आपको हॉर्न का यूज नहीं करना है, जैसे स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉर्न फ्री जोन के अंदर आते हैं। लाउड स्पीकर्स हैं या क्रैकर्स हैं, उनका जो है परमिसिबल लेवल होना चाहिए। जैसे अभी क्या है, मोस्टली सिटीज़ में जो लाउड स्पीकर है उसका यूज रात को 10 बजे के बाद बैन है कि 10 बजे के बाद आप तेज़ आवाज़ में जो है स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। इसके बाद हम कुछ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज कर सकते हैं, जैसे स्टायरोफॉर्म है। और इसके अलावा आप ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो ट्रैफिक पुलिस में जो पर्सन की ड्यूटी होती है तो दे जनरली यूज ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स, ताकि जो है ज़्यादा डेसिबल की जो साउंड है वो ईयर में एंटर ना करे और ईयर को डैमेज ना करे। इसके अलावा प्लांट्स भी, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है या जहाँ कोई ज़्यादा साउंड प्रोड्यूसिंग एरिया है उस एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। जैसे नीम या अशोका के जो ट्री लगाते हैं वो साउंड एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, तो इसको हम कहेंगे ग्रीन मफलर स्कीम। ये आई थिंक सबसे बढ़िया तरीका है जिससे आपका एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा एंड यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देयर, और छाया भी मिलेगी और पेड़ों से बहुत कुछ मिलेगा जो हम पीछे बायोडाइवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। और सो दीज आर डिफरेंट वेज हाउ टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, क्या क्या इल इफेक्ट्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 80 डेसिमल या उससे कम की जो साउंड है वो हमारे ईयर के लिए कंफर्टेबल है। सो दैट्स ऑल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन। इस चैप्टर की यूनिक जो फीचर है वो क्या है कि यहाँ पर हमें कुछ केस स्टडीज़ दी गई है और चैप्टर का मेन एम है कि स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना अबाउट द एनवायरनमेंट, कि हमारे लिए प्योर एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम ज़रा सा मॉडिफिकेशन करके एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन की केस स्टडी रिलेटिंग विद आवर कैपिटल दिल्ली। 1990 में दिल्ली का 4th रैंक था अमन 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में दिल्ली का नंबर था 4। फिर क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट में एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा कि यू शुड टेक सम एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए और जिनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया और प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन दिल्ली के अंदर सोल्व हो गई। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स क्या थे, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनका जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, उन सब को पेट्रोल और डीजल से कहाँ स्विच ओवर कर देना है, CNG। बिकॉज जो CNG है वो बर्न एफिशिएंटली और जो रेजिड्यू है बहुत कम बचेगा, डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो पहला स्टेप क्या था कि जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको पेट्रोल या डीजल से कहाँ शिफ्ट कर देना, CNG पर। दूसरा, फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। अब जैसे जैसे व्हीकल्स ओल्ड होते जाएंगे उनका इंजन जो है वो ओल्ड होता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, तो पेट्रोल और डीजल का यूज ज़्यादा करेंगे और एफिशिएंटली बर्न नहीं होगा तो बहुत सारे हमारे
बहुत सारे पोल्यूटेंट रिलीज होंगे जो इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड है या अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो धीरे धीरे जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको दिल्ली से रिमूव करेंगे। एक साथ हम नहीं कर सकते, बिकॉज इकोनॉमिकली साउंड होना भी ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें एयर पोल्यूशन कम करना है तो सारे जो व्हीकल्स है वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड उनके ऊपर डिपेंड है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि धीरे 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 जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको दिल्ली से बाहर करेंगे। इसके बाद यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई इंडिया की 2003 में, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि धीरे धीरे हमें सल्फर का और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो लेवल है वो धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल में कम करना है। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स, जिन व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है उनमें हमें कैसा पेट्रोल यूज करना पड़ेगा, अनलेडेड पेट्रोल। स्ट्रिक्ट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स, ये हमारे लेवल पे था, कंज्यूमर के लेवल पे, कि किस तरह के जो हैं पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स होने चाहिए। जैसे पोल्यूशन चेकिंग होना चाहिए आपके व्हीकल का, यू शुड हैव सर्टिफिकेट फॉर दिस, प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए ऑटोमोबाइल की, मतलब जो सर्विसिंग है वो आप टाइम टू टाइम कराते रहें, उसका इंजन अप टू डेट रहे, और उसके अकॉर्डिंग जो इंजन है उनकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। ये 2003 के अंदर हमारी ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई, और इस पॉलिसी का मेन एम क्या था कि इंडियन सिटीज़ में ऑटोमोबाइल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। और पॉलिसी का मेन एम था कि सल्फर एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो कंसंट्रेशन है पेट्रोल एंड डीजल में वो काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जाए। ऑटो फ्यूल पॉलिसी इन 2003 मेन एम वाज टू रिड्यूस कंटेंट ऑफ सल्फर एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोल एंड डीजल। और गोल क्या था कि सल्फर को हमें रिड्यूस करके कहाँ ले आना है, 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल, एंड ब्रिंग डाउन लेवल टू 35%। जितना पहले यूज कर रहे थे उसका 35% हमें डिक्रीज कर देना, सॉरी उसको डिक्रीज करके हमें किस लेवल पर ले आना है, 35% ऑफ कंसर्न्ड फ्यूल। किसी भी फ्यूल के अंदर जितना भी सल्फर या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको हमें धीरे 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 रिड्यूस करना है, और सल्फर को हमें रिड्यूस करके कहाँ ले आना है, 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल। और उसके अकॉर्डिंग इंजन की अपग्रेडेशन भी होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें कि मारुति एल्टो जो है कार बहुत ज़्यादा जो है सेल भी थी, और बहुत, क्योंकि जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया में है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग इनको अफोर्ड भी कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे अपने यहाँ ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई तो उसके अकॉर्डिंग इंजन को अपग्रेड करने की बात की गई है, क्योंकि पहले जो इंजन था वो अलग तरह का पेट्रोल या डीजल यूज करता था। अब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंजन को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड। और जो कंपनी जो है उतनी कॉस्ट के अंदर उस इंजन को अपग्रेड नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने उसको बंद कर दिया और मॉडिफाई कर दिया। एल्टो की बात नहीं है, सॉरी, हम मारुति 800 की बात कर रहे हैं। एल्टो तो अभी भी मार्केट में है, सॉरी, मारुति 800 की बात हो रही है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल अबाउट केस स्टडी ऑफ दिल्ली। और जो इस केस स्टडी का रिजल्ट आया वो क्या हुआ कि पीपल भी अवेयर हुए कि हमें भी अपनी सिटी का ध्यान रखना, गवर्नमेंट का भी ध्यान इस तरफ गया और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। एंड थैंक्स टू दीज स्टेप्स तो धीरे 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 जो दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो पहले से काफ़ी क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। यूरो नॉर्म्स और भारत स्टेज क्या है ये, एक्चुअली दीज आर मास एमिशन स्टैंडर्ड। यूरो नॉर्म्स यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पेट्रोल डीजल को लेकर कि किस तरह की कंसंट्रेशन होनी चाहिए सल्फ़र की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, उन्हीं को बेस मानकर इंडिया ने जो अपने नॉर्म्स क्रिएट करे हैं उनको हमने कहा है भारत स्टेज। सो जस्ट हैव ए लुक एट टेबल फर्स्ट। यूरो 1 एज सच हमने वहाँ से लिया, तब हमने भारत स्टेज नाम नहीं दिया था इसको, हम कह रहे थे इंडिया 2000 में पूरे कंट्री में इसको लागू किया गया। भारत स्टेज सेकंड जो इक्विवेलेंट है यूरो 2 के, सबसे पहले एनसीआर और 13 सिटीज़ में, हम यहाँ से ले रहे हैं 2003 जब अपनी ऑटो फ्यूल पॉलिसी आई तो एनसीआर प्लस 13 सिटी जो नीचे मेंशन करे हुए हैं
मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ, शोलापुर, जमशेदपुर, आगरा। इन 13 सिटीज़ में प्लस एनसीआर में 2003 में कौन सा नॉर्म लागू किया गया? भारत स्टेज सेकंड। अब याद करने का तरीका देखेंगे। भारत स्टेज थर्ड 2005 में एनसीआर प्लस 13 सिटीज़ में कौन सा नॉर्म आया? भारत स्टेज 3। लेकिन बाकी कंट्री अभी कौन से नॉर्म्स में था? भारत स्टेज सेकंड। ये देखो 2005 में एनसीआर प्लस 13 सिटीज़ एक स्टेप आगे रहेंगे शुरू में। जब भारत स्टेज 3 एनसीआर प्लस 13 सिटीज़ में आया, एट दैट टाइम रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज फॉलोइंग यूरो सेकंड नॉर्म। इसी तरह जब एनसीआर प्लस 13 सिटीज़ में यूरो 4 नॉर्म्स अप्लाई हुए, एट दैट टाइम 2010 में नेशन वॉज फॉलोइंग यूरो 3 नॉर्म्स। उसके बाद कंट्री ने डिसाइड किया, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उन्हीं में भी पोल्यूशन है, जो मीडियम साइज्ड जो सिटीज़ हैं, लेस पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, या जो गांव हैं, अगर हमने उनका ध्यान नहीं रखा आज, तो आगे आने वाले टाइम में वो भी पोल्यूटेड सिटीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर क्या डिसाइड किया कि जो पूरा कंट्री है दैट विल फॉलो 1 नॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि एनसीआर प्लस 13 सिटीज़ के लिए अलग रहेगा, हालांकि शुरू में इनके लिए रहे थे। जब यूरो नॉर्म 1 आया नेशन वाइड था, यूरो 2 वॉज एप्लीकेबल ओनली टू एनसीआर एंड 13 सिटीज़ इन 2003। 5 में यूरो 2 नॉर्म बिकेम एप्लीकेबल टू होल ऑफ द कंट्री। 10 में जब एनसीआर प्लस 13 सिटीज़ यूरो 4 नॉर्म्स में आए, तो बाकी कंट्री कौन सा फॉलो कर रही थी? यूरो 3। यूरो 5 को स्किप किया। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि हमें 5 में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही कहाँ चलते हैं? 6 में चलते हैं। और जो यूरो नॉर्म है दैट इज़ फॉलोड बाय एंटायर कंट्री फ्रॉम 2020। और इनको शिफ्ट करना इतना ईजी नहीं है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि वी हैव टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोल एंड डीजल। तो उसके अकॉर्डिंग इंजन को भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, यानी कि जो नए व्हीकल्स मार्केट में आएंगे वो भारत स्टेज 6 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा ये गाड़ी 1 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, ये 50,000 रुपीज़ ऑफ है। उनका अगर रीज़न जाएँ, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं होता है, उनका अगर मेन रीज़न देखें तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर में ये केस भी होता है कि जो उनका भारत स्टेज 5 की है और अभी भारत स्टेज 6 है, तो वो क्या है कि उनको वो मार्केट में जो है उनका सेल हो नहीं पा रहा है, तो वो अपने स्टॉक से निकालने के लिए उनकी जो कीमत है उनको थोड़ा डाउन कर देती है, ताकि और लोग उनको परचेज कर सके। सो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यूरो 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। सल्फर शुड बी कंट्रोल्ड एट 350 ppm इन डीजल एंड 150 ppm इन पेट्रोल। हर नॉर्म्स के अलग अलग रूल हैं। यहाँ हम एज पर बुक यूरो 3 नॉर्म्स पढ़ रहे हैं। यूरो 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सल्फर डीजल के अंदर 350 ppm होना चाहिए और पेट्रोल में होना चाहिए 150 ppm। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% होना चाहिए, चाहे वो डीजल है या पेट्रोल है। सो दैट इज यूरो नॉर्म्स विच इन इंडिया आर नोन एज भारत स्टेज, एंड currently we are following Bharat stage 6. So that's all about air pollution and its control and case study of air pollution. सीएनजी वर्सेस पेट्रोल और डीजल। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि सीएनजी किस तरीके से पेट्रोल और डीजल से बेहतर सॉल्यूशन है, बेहतर अल्टरनेटिव है। सीएनजी एफिशिएंटली बर्न करती है और बहुत कम ही इसका अनबर्न रहेगा, जबकि पेट्रोल और डीजल में अनबर्न हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, और अगर कुछ और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज भी अनबर्न कंडीशन की वजह से है। पेट्रोल और डीजल से चीप है तो लोग इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। चोर चुरा नहीं सकते हैं गैस की फॉर्म में, कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय थीव्स। अडल्टरेशन नहीं कर सकते। अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट करना, जैसे पेट्रोल और डीजल में लोग कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल मिला देते हैं,
हैं। और यही वजह है कि गवर्नमेंट जो भी अब कैरोसिन ऑयल मार्केट में है वो उसको कलर्ड करते हैं। जैसे भाई अगर आपने कभी देखा हो तो उसको थोड़ा सा ब्लू कलर उसमें डालते हैं, ताकि अगर वो पेट्रोल या डीजल में मिले तो पता चल जाए कि इसके अंदर मिलावट है। तो हम इसको अडल्ट, इट कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय थीव्स, चोर चुरा नहीं सकते हैं, कांट बी अडल्ट्रेटेड, इसका हम मिलावट नहीं कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की तरह, इसीलिए सीएनजी इज़ बेटर देन पेट्रोल और डीजल। लेकिन जो मेन दिक्कत थी शुरू के अंदर कि जो सीएनजी को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे टू डिफरेंट एरियाज, तो उसके लिए हमें पाइपलाइंस जो हैं वो डालनी पड़ेंगी, ताकि गैस का जो मूवमेंट है, डिलीवरी है, वो एक जगह से दूसरी जगह इफेक्टिवली हो सके।